हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो हमारी जो पहली अपडेट है दोस्तों, वो है भारत दौरे पर आए पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सख्त बयान दिया है। जयशंकर ने सीमा पर आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। कुछ यूरोपीय देशों द्वारा आतंकवाद पर चुप्पी को गलत बताया गया। रूस से तेल खरीदने पर भारत का पक्ष। भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों ने सवाल उठाए। जयशंकर ने इन्हें अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। पूरी दुनिया रूस से तेल और गैस खरीद रही है। चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन उसे निशाना नहीं बनाया जा रहा है। भारत पर चुनिंदा प्रतिबंध और अनुचित टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जो गलत है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के फैसले राष्ट्र हित में करता है। भारत पोलैंड संबंध। भारत और पोलैंड के बीच संबंध लगभग 4000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। प्राचीन काल में यूरोपीय और युहादी विद्वान भारत आकर संस्कृत सीखते थे, गीता और भारतीय दर्शन का अध्ययन करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 600 से अधिक पोलिश अनाथ बच्चों को भारत में शरण दी गई। यह शरण महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा द्वारा दी गई थी। पोलैंड आज भी इस मानवीय सहायता को सम्मान पूर्वक याद करता है। व्यापार और रक्षा सहयोग। भारत पोलैंड द्विपक्षीय व्यापार $7 बिलियन से अधिक। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी, व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। पाकिस्तान पोलैंड संबंध। पाकिस्तान और पोलैंड के बीच कुल व्यापार लगभग $200 मिलियन। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान कुछ पोलिश अधिकारियों ने लाहौर की रक्षा में तकनीकी सहायता दी थी। पोलिश आर्किटेक्ट निवोकी ने चंडीगढ़ के डिजाइन में योगदान दिया था। हाल के समय में पोलैंड ने पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर संयुक्त बयान दिया। यूक्रेन युद्ध पर भारत के संतुलित रुख को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले को समर्थन किया। पोलैंड द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण पाकिस्तान की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच स्थित सामरिक खनिज की उपलब्धता। पोलैंड में कुछ पाकिस्तानी कंपनियों का सीमित निवेश, सीमित सांस्कृतिक और कूटनीतिक संपर्क। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? भारत पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र और राष्ट्र हितों के आधार पर तय करता है। डॉक्टर एस जयशंकर का बयान भारत की आत्मविश्वासी और स्पष्ट विदेश नीति को दर्शाता है। भारत पोलैंड संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत है, लेकिन भारत अपने हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो हमारी जो दूसरी अपडेट है दोस्तों, वो है हाल ही के समय ब्राजील ने ऐसे आर्थिक फैसले लिए हैं जिनसे अमेरिका और अमेरिकी डॉलर की वैश्विक स्थिति पर सीधा असर पड़ा है। ये फैसले ब्रिक्स देशों की उस रणनीति का हिस्सा है जिसे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड क्या होते हैं? अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड अमेरिका सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड होते हैं। जब अमेरिका को धन की आवश्यकता होती है तो वह इन बॉन्ड के माध्यम से दूसरे देशों और निवेशकों से उधार लेता है। इसके बदले बॉन्ड खरीदने वाले को निश्चित ब्याज दिया जाता है। इन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। ब्राजील द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचना। पिछले 12 महीनों में ब्राजील ने $60 अरब से अधिक के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेच दिए। यह उसकी कुल होल्डिंग का लगभग 26.7% है। प्रतिशत के आधार पर यह ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक है। यह कदम असामान्य क्यों माना जा रहा है? जिस समय ब्राजील ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचे, उस समय इन बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न काफी आकर्षक था। सामान्य परिस्थितियों में देश ऐसे समय पर बॉन्ड बेचने के बजाय खरीदते हैं, इसलिए यह फैसला असामान्य माना गया। बॉन्ड बेचने के मुख्य कारण: अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर निर्भर कम करना, विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना, भविष्य में अमेरिकी आर्थिक संकट से होने वाले जोखिम को घटाना, डॉलर की जगह सोने का संचय। ब्राजील अब अमेरिकी डॉलर के बजाय सोने का भंडार बढ़ा रहा है। भारत और चीन भी इसी रणनीति को अपना रहे हैं। सोना किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं होता और इसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। ब्राजील चीन व्यापार में बड़ा बदलाव। पहले ब्राजील और चीन के बीच होने वाले व्यापार अमेरिकी डॉलर के माध्यम से होता था। अब दोनों देशों ने निर्णय लिया कि वे
आपसी व्यापार अपनी अपनी स्थानीय मुद्रा में करेंगे। ब्राजील की मुद्रा रियाल, चीन की मुद्रा युआन। सोयाबीन व्यापार का महत्व। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक और निर्यातक है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक है। अब यह व्यापार अमेरिकी डॉलर के बिना किया जा रहा है। डी डॉलरकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर की भूमिका को कम करने की प्रक्रिया को डी डॉलरकरण कहा जाता है। ब्राजील और चीन का यह कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ब्रिज सिस्टम। ब्राजील और चीन स्थानीय मुद्रा में व्यापार के लिए ब्रिज सिस्टम नामक डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। यह प्रणाली बिना डॉलर के सीधे मुद्रा विनिमय को संभव बनाती है। ब्रिक्स देशों की साझा रणनीति। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका बढ़ाना, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली विकसित करना, स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना। भारत के लिए महत्व। डॉलर पर निर्भरता कम होने से भारत को व्यापार में अधिक विकल्प मिल सकते हैं। ऊर्जा आयात और विदेशी निवेश में जोखिम घट सकता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक स्थिरता मिल सकती है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? ब्राजील के ये फैसले केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में हो रहे बदलावों की ओर संकेत करते हैं। आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई आर्थिक संरचना उभर सकती है। तो हमारी जो तीसरी अपडेट है दोस्तों वो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में कनाडा को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कनाडा अपनी सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा, जिसका फायदा रूस और चीन जैसे देश उठा सकते हैं, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में। ट्रंप ने कनाडा को लेकर रणनीतिक रूप से कमजोर देश बताया। उन्होंने कहा कि कनाडा की कमजोरी सिर्फ कनाडा के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। खास चिंता का क्षेत्र है आर्कटिक। ट्रंप का कहना है कि कनाडा नाटो का सदस्य है। नाटो के नियम के अनुसार हर देश को जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करना चाहिए, लेकिन कनाडा इस लक्ष्य से काफी पीछे है। ट्रंप की चेतावनी। अगर कनाडा अपनी उत्तरी सीमाओं पर आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर सकता तो अमेरिका को वहां हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। कनाडा की आर्थिक स्थिति। दुनिया की सबसे लंबी आर्कटिक तटरेखा, हजारों द्वीप, लेकिन आबादी बहुत कम, मौसम बहुत कठोर, बर्फ और तूफान आम बात। समस्या सेना तैनात करना महंगा, हथियार और तकनीक पहुंचाना धीमा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कठिन। इसी कारण ट्रंप इसे सुरक्षा में बड़ा गैप मानते हैं। रक्षा व्यय की कमी। कनाडा नाटो का सदस्य होने के बावजूद 2% जीडीपी रक्षा खर्च का लक्ष्य पूरा नहीं करता। आर्कटिक क्षेत्र में आधुनिक रडार, सैन्य ठिकाने, नई तकनीक, इन सब पर काम धीमी गति से हो रहा है। ट्रंप इसी वजह से कनाडा की आलोचना करते हैं। रूस और चीन की भूमिका। रूस आर्कटिक में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, पुराने सोवियत काल के ठिकाने दोबारा चालू, हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात। ट्रंप के अनुसार रूस उत्तरी अमेरिका के लिए सीधा सैन्य खतरा है। चीन खुद को कहते हैं नियर आर्कटिक स्टेट। आर्कटिक में रिसर्च स्टेशन, बंदरगाह, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। ट्रंप का डर आज चीन आर्थिक रूप से मौजूद है, कल यही मौजूदगी सैन्य ताकत में बदल सकती है। ट्रंप का वास्तविक उद्देश्य। ट्रंप की रणनीति कनाडा पर दबाव डालना कि वह डिफेंस बजट बढ़ाए, आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना, आर्कटिक सुरक्षा फैसलों में अमेरिका की लीडरशिप स्थापित करना। यानी यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव है। कनाडा की प्रतिक्रिया। कनाडा का कहना है आर्कटिक उसकी संप्रभुता का हिस्सा है, वह इसे किसी और देश को नहीं सौंपेंगे। कनाडा के कदम। नए आर्कटिक पेट्रोल शिप, रडार सिस्टम आधुनिकीकरण, नोराड के साथ सहयोग। लेकिन कनाडा मानता है कि आर्कटिक की सुरक्षा बहुपक्षीय होनी चाहिए, सिर्फ अमेरिका नियंत्रण में नहीं। आर्कटिक का बढ़ता महत्व। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं, तेल, गैस और रियर अर्थ मिनरल निकालना आसान। बदलाव। पहले आर्कटिक जमी हुई सुरक्षा दीवार, अब आर्कटिक रणनीतिक राजमार्ग। इसी कारण भविष्य में यह क्षेत्र भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? ट्रंप की चेतावनी आर्कटिक की बदलती रणनीतिक स्थिति को दिखाती है। रूस, चीन और अमेरिका तीनों पर नजर आर्कटिक पर है। कनाडा बीच में अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर संघर्ष कर रहा है।
तो दोस्तों हमारी जो चौथी अपडेट है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रहे संघर्ष को लेकर एक नए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्हें बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया। यह प्रस्ताव उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF दावोस में पेश करने की योजना बनाई थी। ट्रंप के अनुसार यह बोर्ड न केवल गाजा बल्कि दुनिया के अन्य बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने की भूमिका निभाएगा। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? यह एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय शांति निकाय है। उद्देश्य गाजा में शांति स्थापित करना, वैश्विक संघर्षों पर निर्णय लेना। ट्रंप का दावा, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं असफल रही है, नया बोर्ड अधिक प्रभावी होगा। फ्रांस का विरोध और कारण। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फ्रांस के मुख्य तर्क, यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की भूमिका को कमजोर कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार करने का प्रयास है। फ्रांस यूएन सेक्रेटरी काउंसिल का स्थायी सदस्य है। फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान यूएनओ के माध्यम से चाहता है। ट्रंप की प्रतिक्रिया, 200% टैरिफ की धमकी। फ्रांस के इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के खिलाफ आर्थिक दबाव बनाने की धमकी दी। फ्रांस के उत्पादों पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी, मुख्य रूप से शैंपेन वाइन। अर्थ, फ्रांस के उत्पादक अमेरिका में अत्यधिक महंगे हो जाएंगे, जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। निजी व्हाट्सएप चैट का सार्वजनिक होना। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हुई निजी व्हाट्सएप बातचीत को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक कर दिया है। चैट में शामिल विषय सीरिया, ईरान, गाजा संघर्ष। कूटनीतिक महत्व। निजी बातचीत का सार्वजनिक किया जाना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र को बाईपास करने की आशंका। यूरोप के कई देशों की आशंका है कि बोर्ड ऑफ पीस यूएनओ का विकल्प बन सकता है। यूएनओ को कमजोर या अप्रासंगिक किया जा सकता है। विशेष रूप से फ्रांस ने यह स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और कानून की जिम्मेदारी यूएनओ के पास रहनी चाहिए। इजराइल की प्रतिक्रिया। प्रारंभ में इजराइल ने बोर्ड का विरोध किया, कारण इजराइल से कोई औपचारिक परामर्श नहीं। बोर्ड में कुछ ऐसे आधिकारिक शामिल जिसने इजराइल के संबंध अच्छे नहीं। बाद में इजराइल ने नरम रुख अपनाते हुए कहा वे केवल अपनी सुरक्षा और राजनीतिक चिंताओं को स्पष्ट करना चाहते हैं। कनाडा और यूरोपीय देशों का रुख। कनाडा स्थायी सदस्यता शुल्क देने से इनकार। यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, इन देशों ने फ्रांस के समर्थन में कहा कि वे इस बोर्ड में भाग नहीं लेंगे। रूस और भारत की स्थिति। रूस और भारत दोनों ने इस प्रस्ताव में शामिल होने से इनकार किया। मुख्य कारण बोर्ड में समान भागीदारी का अभाव, राष्ट्रीय हितों को नुकसान की आशंका, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं। बोर्ड ऑफ पीस से जुड़े प्रमुख विवाद। यह बोर्ड केवल गाजा तक सीमित नहीं, अन्य वैश्विक संघर्षों पर भी अधिकार चाहता है। नियम और संरचना स्पष्ट नहीं। देशों की संप्रभुता पर संभावित खतरा। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि वैश्विक शांति केवल नए संगठनों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति, कानून और संस्थाओं के सम्मान से संभव है। तो दोस्तों हमारी जो पांचवी और लास्ट अपडेट है वो है आज की दुनिया में युद्ध केवल जमीन या समुद्र पर नहीं लड़े जाते बल्कि आसमान युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मैदान बन चुका है। जिस देश के पास हवाई श्रेष्ठता होती है वही देश युद्ध की दिशा और परिणाम तय करता है। एक अमेरिकी थिंक टैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक चीन अमेरिका की हवाई श्रेष्ठता को गंभीर चुनौती दे सकता है और कुछ क्षेत्रों में भी पीछे छोड़ सकता है। हवाई श्रेष्ठता क्या है? हवाई श्रेष्ठता का अर्थ है युद्ध के दौरान दुश्मन की तुलना में आसमान पर पूरा नियंत्रण होना। जिस देश के पास आधुनिक फाइटर जेट, शक्तिशाली रडार सिस्टम, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, लंबी दूरी की मिसाइलें होती है वही देश हवाई श्रेष्ठता प्राप्त करता है। सीधी भाषा में जिसकी आसमान उसी की जमीन। अमेरिका की पारंपरिक हवाई ताकत। अमेरिका को लंबे समय से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई शक्ति माना जाता है। प्रमुख उदाहरण इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, सीरिया और लीबिया में सैन्य ऑपरेशन, वेनेजुएला के पास अमेरिकी एयर ऑपरेशन। इन सभी जगहों पर अमेरिका ने पहले हवाई हमले किए, फिर जमीनी सेना उतारी। रूस यूक्रेन युद्ध से सीख। रूस के पास बड़ी सेना होने के बावजूद हवाई श्रेष्ठता न होने के कारण युद्ध लंबा खींच गया। निष्क्रिय हवाई शक्ति के बिना तेज जीत संभव नहीं। चीन की बढ़ती हवाई चुनौती। अमेरिका थिंक टैंक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक चीन अमेरिका की हवाई श्रेष्ठता को समाप्त कर सकता है। चीन की रणनीतिक साफ है, तेज उत्पादन, बड़ी संख्या और आधुनिक तकनीक। चीन के प्रमुख फाइटर जेट J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट 2020 में 40 से 50 जेट, 2025
2025 लगभग 120 जेट, वार्षिक उत्पादन लगभग 120 जेट। अनुमान 2030 तक चीन के पास लगभग 1000 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे। यह सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 को चुनौती देता है। J-16 फाइटर जेट 2020 90 से 100 जेट, 2025 लगभग 450 जेट, उत्पादन दर 80 से 100 जेट प्रति वर्ष। अनुमान 2030 तक लगभग 900 J-16 जेट। J-10C फाइटर जेट आधुनिक AESA रडार, उन्नत सेंसर तकनीक। अनुमान 2030 तक लगभग 800 J-10C जेट। 2030 तक चीन की कुल हवाई ताकत अनुमानित फाइटर जेट J-20 स्टेल्थ 1000, J-16 900, J-10C 800, कुल 2700 आधुनिक जेट। ये सभी जेट केवल चीन की अपनी सेना वायुसेना के लिए है। अमेरिका का फाइटर जेट उत्पादन 2025 में अमेरिका ने 191 F-35 फाइटर जेट बनाए। समस्या ये जेट केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि जापान, ब्रिटेन, इजराइल, नाटो देशों सभी के लिए थे। निष्कर्ष, चीन जितने जेट बनाता है वे केवल अपने लिए बनाते हैं, जबकि अमेरिका का उत्पादन पूरी दुनिया में बढ़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से सबक। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सैनिक अनुभवहीन थे, लेकिन अमेरिका के पास विशाल औद्योगिक क्षमता थी। अमेरिका ने हजारों विमान, टैंक, युद्धपोत तेजी से बनाए और युद्ध जीत लिया। सीख युद्ध केवल सैनिकों से नहीं बल्कि फैक्ट्री और उत्पादन से भी जीता जाता है। 2030 तक संभावित परिदृश्य। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन मजबूत होगा। ताइवान और साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ेगा। अमेरिका की एक तरफा हवाई श्रेष्ठता खत्म हो सकती है। भारत के लिए महत्व। भारत के लिए यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी है। LAC पर तनाव रहता है। चीन की बढ़ती हवाई शक्ति भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण भारत राफेल, तेजस, MK2, AMCA, एमका जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? हवाई श्रेष्ठता आधुनिक युद्ध की कुंजी है। चीन तेजी से फाइटर जेट उत्पादन बढ़ा रहा है। 2030 तक चीन संख्या में अमेरिका से आगे हो सकता है। अमेरिका की हवाई श्रेष्ठता को गंभीर चुनौती मिलेगा। भारत को आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता विकसित करनी होगी। तो दोस्तों ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।